नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2025 में जो कुंभ महापर्व आयोजित हो रहा है इसके विषय में बात करेंगे। इसका शास्त्रीय महत्व क्या है, इसके विषय इस कुंभ महापर्व कैसे घटित होता है और इससे क्या लाभ होते हैं, और इसमें जो दान पुण्य किया जाता है वह उसकी तिथियां क्या हैं और उसमें हमें क्या दान करना है, इस विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस विषय आपको अवगत कराया जाए, ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है, इस विषय में आगे बात करेंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। तो विष की निकासी के बाद, यानी जब विष निकला उसके बाद अन्य वस्तुएं निकली, और आखिरी में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर उपस्थित हुए। उस अमृत को पीने के लिए, अमृत पान के लिए देवताओं और राक्षसों में विवाद शुरू हो गया, और उस झगड़े के दौरान उस कलश में से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। कहा जाता है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों में वह बूंदें गिरी। फलतः इन्हीं स्थानों पर कुंभ का पर्व आयोजित किया जाता है। और उसके बाद भगवान विष्णु के सहयोग से देवताओं ने अमृत पान किया और अमर हो गए। एक दूसरी कथा शास्त्रों में मिलती है इसी कुंभ महापर्व के विषयक के। प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, वनिता और कद्रु। एक बार उन दोनों के बीच में सूर्य के रथ के जो अश्व थे, उन अश्वों के रंग को लेकर विवाद हो गया। वनिता का कहना था कि साहब, जो सूर्य रथ के जो अश्व हैं, जो घोड़े हैं, वह श्वेत रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं। कद्रु का कहना था नहीं साहब, ये तो काले हैं। तो दोनों ने ये तय किया कि ठीक है, हम अश्वों को देखेंगे और जो हारेगी वह दूसरे की आजन्म दासी बनकर जीवन यापन करेगी। तो अब जीत की लालसा से कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को यह आदेश दिया कि आप अश्वों पर लिपट जाएं, यानी जो रथ के अश्व है, सूर्य रथ के अश्व, उन पर जाकर लिपट जाएं जिससे वह काले दिखाई दें। फलस्वरूप उन्होंने ऐसा ही किया और कद्रु शर्त को जीत गई, और परिणाम स्वरूप वनिता को आजन्म कद्रु की दासी बनकर रहना था। कालांतर में कद्रु ने वनिता के सम्मुख ये शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें दासत्व से मुक्ति देंगे, परंतु नागलोक से अमृत कलश लाकर हमें सौंप दो। वनिता ने दासत्व से मुक्ति के लिए अपने पुत्र गरुड़ को भेजा कि वह अमृत कलश नागलोक से लाकर कद्रु को सौंप दे। गरुड़ गया और नागलोक से अमृत कलश लेकर जब वह प्रजापति कश्यप अपने पिता के पास जा रहा था, तो नागराज वासुकी ने उसे 4 स्थानों पर रोका और कलश छीनने की कोशिश की। और उन जो 4 स्थानों पर जो उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ, उसमें बूंदें फलतः हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, और तभी से इन स्थानों पर कुंभ पर्व का संयोग घटित होता है। ये तो कथा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ये 2 कथाएं मैंने आपको बताई कि इन स्थानों पर होता है। कब होता है? मकरे च दिवानाथे, मकरे च दिवानाथे वृष राशि गते गुरौ प्रयागे कुंभ योगो व माघ मासे विदुछय। यानी कि जिस समय बृहस्पति
वृष राशि में संचारशील होता है, उस समय मकर राशि में माघ के महीने में जब सूर्यदेव संचार करते हैं तो प्रयागराज में गंगा के किनारे कुंभ का योग घटित होता है, विशेषकर अमावस्या के दिन। ऐसा ज्योतिषीय योग है। यानी जिस समय बृहस्पति वृषभ राशि पर संचारशील होता है, उस वर्ष माघ मास में जब सूर्य अपने पुत्र शनि की मकर राशि पर संचार करते हैं, उस समय माघ मास की अमावस्या के दिन विशेष रूप से तीर्थनायक प्रयागराज के गंगा तीर्थ पर, त्रिवेणी घाट पर, गंगा के किनारे यानी जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, त्रिवेणी घाट पर कुंभ का योग निर्मित होता है। यह 12 वर्षों में एक बार आता है। अब 2025 में हो रहा है, उसके बाद 2037 में होगा। लंबे समय के बाद यह अवसर प्राप्त होता है। और माघ मास का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व माना गया है। प्रत्येक वर्ष का माघ मास महत्वपूर्ण है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में संचार करते हैं तो प्रयागराज में गंगा के किनारे लोगों का मेला लगता है। लोग आते हैं, स्नान, दान, पूजा पाठ, पुण्यार्जन आदि का अवसर प्राप्त होता है, करते हैं, पुण्य कमाते हैं। तो इस वर्ष भी यही चीज़ घटित हो रही है माघ मास में। 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 तक है। माघ की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से हो रही है, 12 फरवरी 2025 तक। और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश भी 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को हो रहा है। यानी माघ मास की शुरुआत और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक ही दिन हो रहा है। मकर संक्रांति है और कुंभ का संयोग घटित हो रहा है। तो 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक यह जो एक मास का समय है, निश्चित रूप से बहुत पुण्यदायी है, पुण्यार्जन के लिए श्रेष्ठ है। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता है। मैंने बताया कि 12 वर्षों में एक बार यह समय आपको पुण्यार्जन के लिए मिलेगा। इसमें कुछ तिथियां हैं। माघ के महीने में विशेष रूप से, और अगर कुंभ का योग जिस वर्ष हो उस वर्ष स्नान, तीर्थ स्नान, दान, पूजा पाठ का बहुत बहुत फल प्राप्त होता है और इससे मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए आप देख रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज में करोड़ों लोग इस समय गंगा स्नान कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं जा सकते हैं तो क्या आप इससे वंचित रह जाएंगे? नहीं। आप जहां हैं उसी जगह, यानी अपने घर पर जिस जगह पर हैं उस जगह से ही इस पुनीत अवसर का लाभ उठाएं। गंगा स्नान जो लोग कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, वो तो खैर उनका तो जो है सो तो है ही, वो तो पुण्यार्जन के भागी हो ही रहे हैं। साधु, सन्यासी, सद्गृहस्थी, योगी, वैरागी, तमाम तरह के लोग इस अवसर में अपनी भागीदारी करके अपना मोक्ष और स्वर्ग और विष्णु लोक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही इसका लाभ उठाएं। अपने घर के पानी में, नहाने के पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें और स्नान करते समय बोलें जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे। 3 बार उच्चारण करते हुए जल अपने ऊपर डालें, स्नान करें और उसके बाद दान, मतलब स्नान के बाद पूजा पाठ, उसके बाद दान आदि कर इस अवसर का लाभ उठाएं। कुछ तिथियां विशेष हैं जिनमें आप स्नान, पूजा पाठ, दान आदि करें और पुण्य का अर्जन करें। वो तिथियां पहली तो 14 जनवरी 2025 रही, वो निकल चुकी है। अब दूसरी तिथि आ रही है 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार।
सकट चौथ जिसको बोला जाता है, इस दिन स्नान करें। सामान्य स्नान होगा, पहला शाही स्नान 14 जनवरी को हुआ, अब 17 जनवरी को सामान्य स्नान होगा। आप अपने घर पर करिए जिस प्रकार मैंने बताया। उसके बाद 25 जनवरी 2025 षटतिला एकादशी दिन शनिवार, उस दिन सामान्य स्नान होगा। आप अपने घर पर करिए, दान करिए, पूजा पाठ करिए, स्नान करिए और पुण्य कमाएं। जो दूसरा शाही स्नान होगा वो 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। मौनी अमावस्या है, सूर्य चंद्रमा एक राशि पर रहेंगे और सही माने में कुंभ का जो लाभ होता है वो इसी दिन होता है शास्त्रों में, अमावस्या वाले दिन। आपने स्नान करना है, घर पर करना है जैसा बताया है, पूजा पाठ दान आदि करें। ये शाही स्नान का दिन है, दिन बुधवार 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। माघ मास की जो अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन व्रत रखते हैं लोग और मौन व्रत रखते हुए स्नान दान और पूजा पाठ आदि कर अपना भाग्य संवारते हैं। और तीसरा जो शाही स्नान होगा वह 2 फरवरी 2025 दिन रविवार बसंत पंचमी के दिन होगा। प्रयागराज में शाही स्नान है, आप अपने घर पर करिए। चतुर्थी और पंचमी एक दिन हो गई है, पंचमी का क्षय हुआ है, पंचमी टूट गई है, बहुत लाभप्रद है। वसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती जो गायन विधा ज्ञान की देवी हैं उनका जन्म हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस दिन शाही स्नान है प्रयागराज में, आप अपने घर पर करिए, दान करिए, पुण्य करिए। ये तिथियां हैं। उसके बाद आप 4 फरवरी को सामान्य स्नान होगा, अपने घर पर करिए। 8 फरवरी को जया एकादशी है, उस दिन करिए। और माघी पूर्णिमा सामान्य स्नान 12 फरवरी 2025 को। स्नान दान पूजा पाठ आदि कर्म करिए और खूब दान पुण्य करिए। ये तिथियां मैंने आपको बता दी, 14 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025, 29 जनवरी मौनी अमावस्या 2025, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी और 12 फरवरी 2025। शिवरात्रि 26 फरवरी 2025 में होगी, उसमें भी स्नान वगैरह होगा। लेकिन 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी जो माघ मास का जो समय होगा वो विशेष है इस वर्ष, तो उसमें विशेष रूप से ये सारे कर्म किए जाएंगे। अब सवाल ये है, ये तिथियां मैंने आपको बता दी, इस दिन आपको स्नान करना है, सुबह सुबह पूजा पाठ करना है जो आप करते हैं और दान आदि करना है। अब दान में करना क्या है, दान क्या देंगे? स्नान तो हो गया, पूजा पाठ भी आप कर लेंगे, अब दान क्या करेंगे? दान में देखिए एक बात समझ लीजिए कि कंबल का दान करने से हजारों गुना फल मिलता है। ऊनी वस्त्र का दान करिए, गरीबों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, हजारों गुना फल मिलता है। और काले तिल का दान बहुत जरूरी है। जो माघ मास में कुंभ के संयोग में तिल का दान करता है वह नरक के दर्शन नहीं करता, ये शास्त्र कहता है। वो नरकगामी नहीं होता, फिर नरक उसे नहीं मिलता है। माघ मास में कुंभ के संयोग में तिल का दान, काले कंबल का दान या कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान शतगुना फलदायी है। गुड़ का दान किया जाएगा, घी का दान करना है अपने, अन्न का, फल का, लड्डू आदि मिठाइयों का दान करें, भोजन आदि का दान करें, वस्त्रों का दान करें गरीबों को और बाकी लोगों को। खड़ाऊ का दान ब्राह्मणों को करिए, साधु संतों को करिए। तो इस प्रकार से ये सब दान करिए। ये माघ मास विशेष है सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के कारण से और बृहस्पति के वृषभ राशि में संचार करने के कारण से। तो इस कुंभ संयोग का लाभ उठाएं, ये बार बार नहीं आएगा आपके लिए, तो इसका लाभ उठाएं और पुण्य का अर्जन करें। इस लोक और परलोक में अपना भविष्य उज्जवल करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है इस वर्ष, या मैंने जरूरी समझा था कि इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं, ताकि माघ के महीने में जो कुंभ का संयोग घटित होता है, क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है और ज्योतिषीय क्या ग्रह स्थिति होती है और उसमें क्या दान आदि करना चाहिए, मैंने आपको इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ दी हैं। मुझे लगता है कि आप सभी
जो प्रयाग, कुछ लोग तो अभी भी प्रयाग जाएंगे, जाना चाहिए। जो नहीं जा सकते हैं वो अपने घर पर, जिस स्थल पर है वहां पर इस पुनीत अवसर का लाभ उठाएंगे और अपना मोक्ष, अपना परलोक, अपना स्वर्ग, अपना विष्णु लोक निश्चित करेंगे। इस प्रकार से इस मास में दान आदि करने से, पूजा पाठ करने से, स्नान आदि करने से, अपने स्थल से ही करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहता है। तो इसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन पत्रिका का अगर विश्लेषण कराने के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।